आग है, औलाद इब्राहीम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ये शेर शायद पाकिस्तान की आज की तारीख़, आज का मंज़र, ये उन्होंने अपनी दूररस नज़र से शायद उस वक्त देख लिया था, और ये कुछ उन्होंने बहुत सारे और वालों से भी उन्होंने ये इरशाद फरमाया होगा। लेकिन इस वक्त जो पोजीशन है पाकिस्तान में, जो जिस तरह से आग लगी हुई है, महसूस ऐसे होता है कि ये शेर उन्होंने पाकिस्तान के मौजूदा हालात के हवाले से इरशाद फरमाया था। आज पूरे पाकिस्तान में कराची के गली मोहल्लों से लेके खैबर और गलगित और फिर कश्मीर और स्वात के दूर दराज पहाड़ी इलाकों तक पहिया जाम हड़ताल थी, शटर डाउन था, कारोबार बंद थे और लोग सरापा एहतजाज थे, सड़कों पे थे। कुछ सियासी जमातों, कुछ ताजर तंजीमों, तमाम वकला तंजीमों और कुछ और इदारों ने इसी तरह से इस हड़ताल का ऐलान कर रखा था। और इस हड़ताल में पूरी पाकिस्तानी कौम शामिल थी। लेकिन दूसरी तरफ मंज़र आप देखिए कि जब चैन की बांसुरी लंदन की सड़कों पे जाके बजाने वाले उस शोबाज से एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने पूछा कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात पे आप क्या कहेंगे, तो उसने कहा कि मैं लंदन में हूँ, यहाँ पाकिस्तान के हालात पे मैं बात नहीं करना चाहता। वो कहते हैं ना कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन जिसको होती है वो उसको होती है कि जो 1.5 साल की हुकूमत करके यहाँ से गया, ना सिर्फ खुद गया, अपने वज़ीर ख़ज़ाना को अपने से पहले भेज दिया, अपनी भतीजी को ले गया, बच्चों को ले गया, सबको लेके वहाँ चला गया। और उससे जब पाकिस्तान के मुश्किल हालात के हवाले से बात की जाती है तो वो लंदन की सड़कों पे बांसुरी बजाने वाला शोबाज कहता है कि मैं यहाँ पाकिस्तान के मामलात पे बात नहीं करूँगा। दुरुस्त है, पाकिस्तान उनकी चरागाह है, वहाँ चरने के लिए आते हैं, पेट भर के, थैलियाँ भर के, जेबें भर के, बोरियाँ भर के, फिर वापस चले जाते हैं। और अगली दफ़ा उन्हें पाकिस्तान तब याद आता है जब उन्होंने इलेक्शन लड़ना होता है। आज अता तारड़ ने, मैं तो नहीं कहूँगा, लोग उसे लंगूर भी कहते हैं, बांदर भी कहते हैं, मुख्तलिफ नामों से डिंटोनिक भी कहते हैं, लेकिन मैं नहीं कहूँगा क्योंकि अल्लाह की तख्लीक है। लेकिन लोगों ने जो कहा वो कहा। उसने एक यावा गोई की है और उसने मीडिया टॉक में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब के हवाले से ये कहा कि पीटीआई ने इमरान खान साहब का बुनियादी इंसानी हकूक़ की जो खिलाफवर्जियाँ हो रही है उसके हवाले से मुकदमा लड़ने के लिए बैनुल अक़वामी अदालत के लिए उन्होंने एक ऐसे वकील साहब को उन्होंने मुकर्रर किया है कि जिनका ताल्लुक़ एक ऐसे साहब उसने बात बताई कि सलमान रुश्दी जो लईन मलून, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गुस्ताखी और फिर किताब लिखने का भी स्टैनिक वर्सेस उसने बुक लिखी थी, फेमस आदमी के, वो उसका जो वकील जो जेफरी रॉबर्टसन, ये एक इंटरनेशनल लॉ फर्म है, डाउटी स्ट्रीट इंटरनेशनल लॉ फर्म बरतानिया में, और उसमें और लॉयर्स के साथ ये जेफरी रॉबर्टसन भी लॉयर हैं। एक कोई पोस्ट आई है कि जिसमें ये कहा गया है कि पीटीआई ने उन्हें खान साहब के हवाले से उनका कोई मुकदमा बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से बैनुल अक़वामी फोरम पे उठाने के लिए इन साहब की खिदमात हासिल की हैं। अता तारड़ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसने इस तरह से यावा गोई की, इस तरह से, वो वैसे भी वो मशहूर है इस काम में। उसने रज़ाक शर साहब कत्ल हुए थे कोयटा में, तो यहाँ उसी वक्त चंद मिनटों में बैठ के उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो इमरान खान साहब को उसका कातिल ठहरा दिया था। अगरचे रज़ाक शर साहब की मिसेज और उनके बच्चे कहते रहे कि इसका कातिल फलाना आदमी है उनकी फैमिली में से, और फिर बिलाखिर ये हुआ कि इनको मुंह की खानी पड़ी, शर्म तो वैसे भी इनको नहीं आती, और वहाँ फिर अदालतों ने इमरान खान साहब को उस मामले में से बरी कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाइज़्ज़त
बरीयत दे दी। याद रखने वाली बात यह है कि यही लॉ फर्म और यही जेफरी रॉबर्टसन साहब, इसाक डार, नासिर भट्ट आपको पता है ना, पिंडी वाले फेमस, जिन्होंने मलिक अरशद साहब वाली वीडियो लीक की थी और पहले भी कुर्ब में थे और अब बहुत ज़्यादा करीब में, नवाज शरीफ साहब की गाड़ी का दरवाज़ा खोलना बंद करना हो, घर का दरवाज़ा, ऑफिस का दरवाज़ा खोलना बंद करना, तो वो यानी इस कदर कुर्ब है। तो ये दो, और तीसरा मीर शकील रहमान, उनको कौन नहीं जानता कि जंग जियो ग्रुप के मालिक, इन तीनों हजरात ने इससे पहले इसी शख्सियत और इसी फर्म की खिदमात हासिल कर रखी हैं। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है न? इसको अता तारड़ को ये बात करने से पहले देखना चाहिए था। नाजरीन, मैं कुछ और एक चीज़ याद करवाना चाहता हूँ। इन्होंने तो बहुत दूर की बात कर दी, मैं पाकिस्तान में आके, पोठवार में आके, पंजाब में और पिंडी में आके बात करता हूँ कि जब बीबी शहीद की हुकूमत गई तो उस वक्त आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पे जो मुकदमात बनाए गए, और उस वक्त जो एक ट्रायल कोर्ट का फोरम, जिस तरह से भुट्टो साहब के मामलात में एक सेशन वाला ट्रायल कोर्ट वाला फोरम ख़त्म करके तो हाई कोर्ट में ट्रायल किया गया था, इसी तरह से कुछ मुकदमात में बीबी शहीद और आसिफ अली जरदारी के मुकदमात में एक डिवीजन बेंच हाई कोर्ट में बनाया गया था और रावलपिंडी में उसकी समाअत हो रही थी। बहुत सारे केसेस, मशहूर केसेस जो हैं वो उसमें चल रहे थे और हम डॉक्टर बाबर मान लॉ कंपनी वो उन केसेस में डिफेंस की तरफ से थी और डॉक्टर साहब उन केसेस को परस्यू करते थे मुलजमान की तरफ से, बेनज़ीर भुट्टो साहब और आसिफ अली जरदारी की तरफ से। जबकि दूसरी तरफ से सरकार ने जो एक टीम बनाई थी उसमें एक फौजदारी वकील और एक दीवानी साइड के वकील थे। फौजदारी साइड के वकील, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, जनाब मलिक रफ़ीक साहब थे, जो पिंडी में हमारा इत्तफाक से पड़ोसी चैम्बर है, बिल्कुल आमने सामने 7 चैम्बर है, वफ़ात पा चुके हैं। वो फौजदारी साइड वाले थे उस टीम में। और जो सिविल साइड से पिंडी के एक कादियानी मकतबा फ़िक्र से तल्लक रखने वाले एक वकील साहब मुजीबर रहमान साहब, वो सीनियर वकील थे, वो सिविल साइड के थे। तो ये एक उस डिवीजन बेंच के लिए, प्रोसिक्यूशन के लिए, प्रोसिक्यूट करने के लिए जरदारी और बीबी साहिबा को, तो इन दोनों की जोड़ी बनाई गई थी। और मुजीबर रहमान साहब कादियानी थे, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे वकील थे। उनके बेटे अभी भी यहाँ वकालत कर रहे हैं, इस्लामाबाद में वो वकालत करते हैं। और मुजीबर रहमान साहब कुछ अर्सा पहले अमेरिका चले गए थे, वहाँ अपने तबलीगी सिलसिले में। और मैं आपको बताऊं कि जिस जगह इस वक्त मेरा ऑफिस है, रावलपिंडी हाई कोर्ट की बिल्डिंग के बिल्कुल साथ, दीवार के साथ, समी प्लाजा के नाम से दफ्तर है मेरा, प्लाजा उसमें मेरा ऑफिस है। तो वहाँ पे मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ और मुजीबर रहमान साहब का फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे, उनका और उनके बेटे का वहाँ पे ऑफिस था। और बल्कि मैंने जब दफ्तर बनाया तो वो एक हदीस मुबारक वहाँ लिखी हुई थी दफ्तर के बाहर। मैंने तो मुजीब साहब ने वहाँ से गुजरते हुए हदीस मुबारक देखी, फिर मुझे मुबारकबाद दफ्तर की दी और फिर एक कोई इस्लाही बात भी उन्होंने मुझे उस वक्त कही। मज़हब अपना अपना, सारी चीज़ें अपनी अपनी, लेकिन वो वकील थे। और वो नवाज शरीफ ने उस वक्त जो चेयरमैन था उस वक्त का एहतसाब कमीशन का, सैफुर रहमान, नवाज शरीफ साहब ने, सैफुर रहमान ने, शहबाज शरीफ ने चुन के पिंडी में से, लॉयर्स की लॉट में से मुजीबर रहमान जो एक कादियानी थे, उन्हें अपना वकील मुकर्रर किया। तो ये अता तारड़ के लिए मैं कह रहा हूँ, नून लीग के दोस्तों के लिए कह रहा हूँ, जो पिंडी में मैं सारे हमारे दोस्त हैं जानने वाले, इस्लामाबाद के, पंजाब के, पूरे पाकिस्तान के, वो सारे के सारे इन मुजीबर रहमान साहब को जानते थे। तो ये बहसियत वकील अगर किसी को इंगेज किया जाए, भाई डॉक्टर आप इंगेज करते हुए नहीं देखते कि कौन है। डॉक्टर जसवंत सिंह है, अगर वो डॉक्टरी अच्छी जानता है तो इंगेज करेंगे। वकील अगर कोई है, वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, मिर्ज़ाई है, तो आप इंगेज करेंगे। वो उसके लिए आप अकीदा नहीं देखेंगे, बल्कि उसके प्रोफेशन की स्किल आप देखेंगे। तो ये इंतहाई शर्म की बात है। और जो तारड़ ने आज जो गुफ्तगू किया उसमें उसने फिर वही मामला, जिस तरह से पहले से एक कैंपेन चलाई गई थी और एक जेलसाजी करते हुए और एक पूरी साजिश के तहत, जिसके हवाले से बरतानिया से गवाही आ चुकी थी कि अटैक करवाने के लिए इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च पे एक जनूनी का नाम दे के जो अपने स्नाइपर से हमला करवाया गया था। इसी तरह से अब अटक जेल के अंदर खुदा न खासा किसी से कोई ऐसी कार्रवाई करवाने के लिए यह तारड़ को इस्तेमाल किया गया है।
ये बहुत बुरी बात है। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी हरकत है कि निगरान हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए और इसको गिरफ्तार करके इसके ऊपर ये मुकदमा चलना चाहिए कि एक फिर ये कातलाना हमले के लिए कि एक तैयारी कर रहा है PTI के चेयरमैन के ख़िलाफ़। नाज़रीन, एक दो और मामलात हैं जिन पर गुफ्तगू करना बड़ी ज़रूरी है। श्रीलंकन रुपया पाकिस्तानी रुपये से तगड़ा हो चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। श्रीलंका जो चंद महीने पहले आपको पता है कि माशी तौर पे वो तबाह हो गया था, डिफ़ॉल्ट कर गया था, लेकिन उनका रुपया आज की तारीख़ में हमसे तगड़ा हो गया। आज जो हमारे अड़ोस पड़ोस में बिजली की कीमत है, जो इस वक्त पाकिस्तान में, आज की बात कर रहा हूँ, अगले जो बिल आएंगे उसमें तो ये तो सुना है कि सितंबर में 90 रुपये तक यूनिट तक चली जाएगी, लेकिन इस वक्त जो है 52 रुपये यूनिट पाकिस्तान में बिजली है। इंडिया में 6 रुपये यूनिट, बांग्लादेश 7 टके यूनिट। वो कहते थे ना फलाना 2 टके का बंदा नहीं है, लेकिन टका रुपये से बहुत ऊपर जा चुका है। वहाँ 7 टके की यूनिट है। अफ़गानिस्तान में 4 अफ़गानी की वो यूनिट है। और श्रीलंका में 27 श्रीलंकन रुपये जो हैं, यानी हमसे एग्जैक्ट आधी कीमत है श्रीलंका में भी। तो इसलिए ये शर्म किसको आनी चाहिए? ये उस शख्सियत को, उस हज़रत को, वो जो भी है मुझे नहीं पता, आपको बेहतर पता है, कि जिन्होंने उस वक्त मईशत बचाने के लिए, महंगाई ख़त्म करने के लिए, पाकिस्तान को जमहूरियत की असल राह पे लाने के लिए रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था रातों रात। उनको सलाम है कि संभालें अब आके जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं कि पूरी कौम परेशान है, सड़कों पे है और शोबाज चैन की बांसुरी बजा रहा है बरतानिया में। नाज़रीन, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है चीनी। आपको याद है ना, इमरान खान साहब की हुकूमत में जब उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनी और उस रिपोर्ट में इमरान खान से बहुत करीबी आदमी हैं जिनके जहाज़ के हवाले से भी मशहूरी थी, जहांगीर तरीन साहब, उनका जब नाम आया, उनकी मिलों की हिसाब किताब हुआ तो मामलात करप्शन के पकड़े गए। खान साहब ने हाथ खींच लिया, कहा गया जी दोस्त ने दोस्त को छोड़ दिया है, लेकिन दोस्त ने दोस्त को नहीं छोड़ा था, दोस्त ने उसूल पकड़ा था, क्योंकि उसने ये कहा था, उसकी जमात का नाम ही तहरीक इंसाफ है। उनका कि इंसाफ के मामलात में मैं मुदाखलत नहीं करूँगा। और फिर आपको पता है तरीन साहब अलग हो गए, ग्रुप बना लिया, रजीम चेंज में उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया, बड़े पैसे खर्च किए। उसके बाद फिर उन्होंने एक सियासी पहले ग्रुप बनाया, फिर जमात अपनी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बना ली। वो चीनी जो इमरान खान साहब के दौर में 55-60 रुपये, 65-70 रुपये किलो तक बिकी, इस वक्त इन इंतहाई नेक और शरीफों के दौर में 185 रुपये रेट उसका कल था, आज शायद उससे भी ऊपर चली गई है। और शुनीद है कि आइंदा 2-4 दिनों में 230 और 250 रुपये तक ये चीनी चली जाएगी। इसमें हुआ क्या, कारीगरी क्या की गई है कि रोक के रखा हुआ था मामलात को जब तक मिफ्ता इस्माइल साहब थे, नवाज शरीफ का चहेता, रिश्तेदार, घर का बंदा, घर का भेदी और पैसे बटोरने वाला इसहाक डार, जब उसे वहाँ से भेजा गया कि ये आके मईशत को संभालेगा, तो फौरी तौर पे इसहाक डार ने कहा जी पाकिस्तान में चीनी को चूँकि बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए फौरी तौर पे उन्होंने 2.5 लाख मीट्रिक टन चीनी जो थी वो बाहर भेजने के लिए परमिट जारी कर दिए। ज़ाहिर है किसको जारी किए जाते, अपने लोग होते। अब जब चीनी की किल्लत हुई है तो फिर 1 लाख मीट्रिक टन चीनी मंगवाने के लिए अभी जो मौजूदा निगरान हुकूमत है, ज़ाहिर है उन्हीं का दिया हुआ तोहफ़ा है, तो इस हुकूमत ने 1 लाख मीट्रिक टन चीनी मंगाने के लिए इजाज़त दे दिया। कारीगर पैसे कमाने में, माल बटोरने में, माल बनाने में, जेमें भरने में, थैले भरने में, और वो लिफाफा सहाफ़ी, वो बिजली वाले खिलौने, चाबी वाले खिलौने, चाबी वाले खिलौने जिनमें सेल डाल के चाबी दी जाती थी तो महंगाई के ख़िलाफ़ बोल पड़ते थे, वो लिफाफी जो महंगाई 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 कहते थे। आज लोग मर रहे हैं, 5 लोग छलांग लगा के, जहर खा के, फलां करके, इस वक्त तक की जो रिपोर्ट है वो सिर्फ बिजली का बिल हाथ में लेके या छाती पर रख के वो मौत को उन्होंने सीने से लगा लिया। और बेशुमार लोग इस कदर तंग हैं कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला ना करे। और बेशुमार लोग अगले दिनों में
ये इस तरह की फांसियाँ लेंगे और इस तरह का जहर खुरानी करेंगे, लेकिन इनको शर्म नहीं आनी। नाज़रीन, कल चश्मे फलक ने एक ऐसा मंज़र देखा पंजाब में कि जिसको बयान करते हुए दिल दहल जाता है। सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को 4-5 महीनों के उनकी हिरासत के बाद उन्हें ज़मानत देते हुए हुक्म किया कि किसी मुकदमे, किसी इंक्वायरी, किसी तफ्तीश तहकीक के लिए उन्हें गिरफ़्तार ना किया जाए। कहा गया कि गिरफ़्तारी वाले तो बाहर खड़े, और जो बाहर आए हुए थे नैब वाले लेके आए थे चौधरी परवेज़ इलाही साहब को। नैब की गाड़ी पे भी चढ़ावा किया उन्होंने और नैब के एहलकारों को भी थप्पड़ मुक्के मारे, और फिर पता चला कि परवेज़ इलाही साहब तो कोर्ट के अंदर बैठे हैं। वहाँ लतीफ़ खोसा साहब भी मौजूद थे, और फिर जब ये पता चला ये सारे मामलात का, तो मिस्टर जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने, जो SP वहाँ पे मौजूद था, वो गिरफ़्तारी के लिए आए हुए थे, उसको अंदर बुला के तो हुक्म सादर फरमाया कि तुम इसी अपनी फ़ोर्स के हमरा खान साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अपने घर छोड़ के आओगे, इनके घर छोड़ के आओगे। और वो ये खोसा साहब ने सारी बात बताई, और वैसे भी प्रेस के ज़रिए से सामने आई है। जो प्रेस कौन सा है जो इस वक्त खबर देता है, वो बाकी नेशनल मीडिया तो सारी खबर देता नहीं है, ये भला हो जो इस वक्त सोशल मीडिया इससे खबरें पहुंचती हैं। तो लतीफ़ खोसा साहब ने बताया कि जब हम उनके घर के नज़दीक कहीं पहुँचे तो कुछ 2 दर्जन के करीब उन्होंने बताया कि मंडासे मारे हुए, नकाब पहने हुए, मास्क पहने हुए, सरों पे किसी ने मफलर बांधा हुआ है, किसी ने क्या बांधा हुआ है, किसी ने टोपी पहनी हुई है, कि चेहरे शनाख्त ना हो सकें। वो बदमाश, वो किसी वर्दी वाले लोग नहीं थे। आप देखिए वो वीडियो इस वक्त वायरल हो चुकी है, वो पूरी दुनिया देख रही है कि चौधरी साहब को बुज़ुर्ग आदमी है। पहले उन्होंने उस गाड़ी में से लतीफ़ खोसा साहब को निकाला, और फिर डंडा डोली करते हुए जिस तरह से किसी बोरी या किसी खुदा न खास्ता ऐसी चीज़ को उठाया जाता है, उस बुज़ुर्ग आदमी को जो कई दफ़ा इस मुल्क का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और एक से ज़ायद दफ़ा इस मुल्क के वो वज़ीर आला, सबसे बड़े सूबे पंजाब के वज़ीर आला रह चुके हैं, और पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वो रह चुके हैं परवेज़ इलाही साहब, और इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात PTI के वो सदर हैं। उन्हें टांगों से पकड़ा हुआ है, हाथों से, बाजू से, गर्दन से पकड़ा हुआ, और ऐसे अंदाज से उनको लेके जाया जा रहा है कि मातम करने का दिल करता है इस निज़ाम पे। किधर गया अदालती हुक्म, किधर गई हाई कोर्ट? हाई कोर्ट की किसने माननी है, जहां सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के हवाले से उस वक्त के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, उस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज़ ने कहा, मरियम, निक्की मरियम, वड्डी मरियम, मोटे नक वाली मरियम, इन सब ने ये कहा, तारड़ ने कहा, दूसरे तारड़ वज़ीर कानून ने कहा कि हम नहीं मानते। जरदारी ने कहा, फजल रहमान ने कहा, अहमद वली ने कहा, MQM वालों ने कहा कि नहीं मानेंगे ऐसा फैसला जो हमारे खिलाफ होगा, और इलेक्शन का फैसला उन्होंने नहीं माना। हालांकि उनके खिलाफ नहीं था, लेकिन उन्हें पता था हमने इलेक्शन में हार जाना है, इसलिए उन्होंने फैसला नहीं माना था। मुल्क में इस वक्त पूरी कोशिश करके इस मुल्क में खाना जंगी की कोशिश की जा रही है, पूरी कोशिश करके। देखें ना, कारीगरों ने PTM को पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, कल तक जो उनके कागज़ों में गद्दार थे, उनसे रिजीम चेंज में उनसे वोट लिए, उनसे करारदादें पास करवाई, उनके ज़रिए बिल पेश किए गए, और बिल आखिर उन्हें फैसिलिटेट करके उनका जुलूस पूरा वहाँ से ला के इस्लामाबाद में जलसा कराया, जहाँ वो नागवार नारे लगे जो हमारी फोर्सेस के ख़िलाफ़ थे, वर्दी के ख़िलाफ़ थे, जहाँ हमें शर्म आती है वो नारा लगाते हुए, सुनते हुए। लगाते तो नहीं है, सुनते हुए शर्म आती है, लेकिन लगवाए गए। और फिर नारे लगवाने के बाद एक ड्रामा मुख्तलिफ किया, और ईमान वज़ारी को गिरफ़्तार किया गया, और फलां 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 फलां। ये सारा क्या है? ये इस मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ करने चाहते हैं? इलेक्शन कमीशन ने बिल आखिर मामलात भांपते हुए उन्होंने अपना जो टाइम शेड्यूल पहले दे रहे थे, जरदारी के कहने पे, फजल रहमान के कहने पे, शहबाज, नवाज़, फलाना, उन्होंने उसका थोड़ा सा खींच के नज़दीक लाने की कोशिश की, और आज खबर ये आई है कि 27 से 30 जनवरी तक इलेक्शन का शेड्यूल वो दे देंगे। लोग भाग रहे हैं स्वाय PTI के, बाकी सारे इलेक्शन से भाग रहे हैं। उन्हें पता है कि इस महंगाई में 325 रुपये का डॉलर, उससे ऊपर 350 में भी नहीं मिल रहा ओपन मार्केट में, हो चुका है। पेट्रोल 300 प्लस, डीजल 300 प्लस, आटा 250, 200, चीनी 250,
और अगले दिनों 250 तक चली जाएगी, ये ख़बर है। तो ये चीज़ें ख़रीद के, और बिजली, अल्लाह अकबर, जिसकी तनख्वाह 12,000, 18,000, 20,000, 25,000 है, उसका बिल 45,000। तो इन लोगों के पास जब वो वोट लेने आएंगे ना, तो वो हमारे वो कॉलेज के इलेक्शन के दौर में एक नारा लगता था कि फूलों से बिठाया था, जूतों से उतारेंगे। अब की बार लोग उनका इस्तकबाल इसी अंदाज से करेंगे। अल्लाह ताला मेरा आपका पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।